बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र का पहला पाठ संसदीय शासन प्रणाली का परिचय। भारत के संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अथवा शासन प्रणाली को दर्शाया गया है, इसका अध्ययन हम प्रस्तुत पाठ में करेंगे। अर्थात भारत का जो संविधान है उसमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था और शासन प्रणाली है, इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। क्या ये प्रश्न तुम्हें भी अनुभव हुए हैं? पहला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली किसे कहते हैं? भारत के प्रधानमंत्री हैं परंतु अमेरिका के प्रधानमंत्री क्यों नहीं? संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है? देखिए, उपर्युक्त उल्लिखित कुछ प्रश्नों से हमारे ध्यान में आता है कि प्रत्येक देश की शासन प्रणाली का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। हर देश की शासन प्रणाली अलग अलग है। विविध प्रकार की शासन प्रणालियों का स्वरूप जानने से पहले हम शासन संस्थाओं के मुख्य अंगों की संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस संस्था में विधानमंडल कानून बनाने का कार्य करता है। शासन प्रणाली में कानून कौन बनाते हैं? विधानमंडल। और कार्यकारी मंडल जो होता है वो उन कानूनों को प्रत्यक्ष रूप में कार्यवाही में लाता है। और न्यायपालिका जो होती है वो न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। संविधान द्वारा इन तीनों अंगों के कार्य, उनके अधिकार क्षेत्र और सीमाएं तथा तीनों अंगों के परस्पर संबंध निर्धारित किए जाते हैं। हमारी जो संविधान है उसमें ये जो तीनों संस्थाएं हैं, जो है विधानमंडल, कार्यकारी मंडल और न्यायपालिका। विधानमंडल कानून बनाता है, कार्यकारी मंडल उन कानूनों को प्रत्यक्ष रूप से कार्यवाही में लाता है और न्यायपालिका न्याय प्रदान करती है। इनके जो अधिकार है, इन तीनों मंडलों के, उनके अधिकार कार्य क्षेत्र को उसमें संविधान में बताया गया है। ये संबंध किस स्वरूप के हैं, इस पर शासन संस्था का स्वरूप निश्चित होता है। इसके आधार पर शासन प्रणाली के बने मुख्य दो प्रकार दिखाई देते हैं। शासन अर्थात भारत देश में किस तरह से शासन चलता है सरकार का। पहला दिया है संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली क्या है। संसदीय शासन प्रणाली मुख्यतः इंग्लैंड में विकसित हुई। ये कहाँ से आई है? इंग्लैंड देश से। इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। इंग्लैंड का जो भी संविधान है वो लिखा हुआ नहीं है और हमारे भारत देश का संविधान लिखा है। आज भी वहाँ के शासन का अधिकांश कार्य रूढ़ संकेतों के आधार पर चलता है। अर्थात उनके कुछ रूढ़ संकेत हैं, पुरानी बात, रीति रिवाज हैं, उसके हिसाब से वे अपने संविधान चलाते हैं। पार्लियामेंट भी वहाँ की उत्क्रांत संस्था है। पार्लियामेंट भी अर्थात संसद, ये कौन लेके आए हैं? इंग्लैंड। पार्लियामेंट पर आधारित पार्लियामेंटरी शासन प्रणाली को इंग्लैंड का योगदान माना जाता है। भारत में इस शासन प्रणाली को हमने संसदीय शासन प्रणाली के रूप में स्वीकार किया है। पार्लियामेंट मतलब होता है संसद और पार्लियामेंट्री का अर्थ है संसदीय शासन प्रणाली। अर्थात इंग्लैंड की संसदीय शासन प्रणाली और भारत की संसदीय शासन प्रणाली में व्यापक रूप से समानता पाई जाती है, परंतु संस्थात्मक उद्देश्य की दृष्टि से भारतीय शासन प्रणाली भिन्न है। थोड़ी बहुत समानताएं हैं हमारी व्यापक रूप से इंग्लैंड की शासन प्रणाली से, परंतु कुछ भिन्नता भी है। संसदीय शासन प्रणाली की निम्न विशेषताओं की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। अर्थात जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें क्या क्या विशेषता है वो अब हम नीचे देखेंगे। पहला दिया है, संसदीय शासन प्रणाली शासन चलाने की एक प्रणाली है। केंद्रीय शासन प्रणाली के विधानमंडल को संसद कहा जाता है और भारत में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। अर्थात कि ये जो संसदीय शासन प्रणाली है ये भारत में शासन चलाने के लिए, अर्थात सरकार किस तरह से नियमों का पालन करेगी और सभी लोगों को समय पर सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी, उसके लिए जो प्रणाली चलती है उसे हम कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली। और जो केंद्र की शासन प्रणाली होती है उसके जो विधानमंडल है उसे हम संसद कहते हैं। और ये संसद किनसे बनता है? भारत के राष्ट्रपति से और लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद का निर्माण किया जाता है। दूसरा है, संसद की लोकसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है और इस सदन के सदस्यों की संख्या निर्धारित रहती है।
लोकसभा अर्थात जो नेता होते हैं हमारे देश के, जो हमारे शहर के, राज्य के जो नेता होते हैं, जिनको चुनाव में हम चुनकर ये चुनाव में जीतते हैं और इन्हें ये जाकर वहाँ पर संसद में, लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। और इस सदन में अर्थात लोकसभा में संख्या निश्चित होती है कि इतनी ही संख्या के नेता वहाँ पर रहेंगे, सदस्य रहेंगे। तीसरा है निर्धारित समयावधि के पश्चात लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं। मतलब कुछ समय होता है, उस समय के बाद ही हर लोकसभा के चुनाव किए जाते हैं। इन चुनाव में सभी राजनीतिक दल सहभागी होते हैं। जब भी चुनाव लड़ा जाता है तो जितने भी राजनीतिक दल होते हैं सभी इसमें भाग लेते हैं। इन चुनाव में जिस राजनीतिक दल को आधे से अधिक सीटें मिलती हैं वो दल को बहुमत प्राप्त दल माना जाता है, और बहुमत प्राप्त दल जो होती है वो सरकार बनाती है। चौथा है कई बार किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता। ऐसे समय कुछ राजनीतिक दल मिलकर अपना बहुमत सिद्ध करते हैं और वे सरकार स्थापित करते हैं। इसे गठबंधन की सरकार कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनको थोड़े थोड़े ही वोट मिलते हैं। हाँ, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, आपस में मिलकर जितनी संख्या चाहिए, दो तीन राजनीतिक दल आपस में मिलते हैं और जितनी सीटों की आवश्यकता होती है उतने सीट अगर उनके पास हो जाते हैं तो वे अपनी सरकार बना लेते हैं। उसे कहते हैं गठबंधन की सरकार। इस प्रकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि विधानमंडल के सदस्य बन जाते हैं। अर्थात जनता अर्थात हम जिन्हें चुनते हैं, जिन नेताओं को हम चुनते हैं, वे चुनकर इस तरह से विधानमंडल के सदस्य बनते हैं। और जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ है वह दल सरकार बना लेती है। अर्थात जिस राजनीतिक दल को सबसे ज्यादा वोट मिले होते हैं वो अपनी सरकार बनाते हैं। जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है और वह अपने कुछ सहयोगियों का मंत्री पदों के लिए चुनाव करता है। जो दल जीतता है उसमें से ही एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा और वो ही अलग अलग मंत्रियों का चुनाव अपने ही दल में से करता है। प्रधानमंत्री और उनके द्वारा चुना गया मंत्रिमंडल संसदीय शासन प्रणाली में निहित कार्यकारी मंडल है। अर्थात कि जो प्रधानमंत्री होते हैं और उनका जो मंत्रिमंडल होता है, जिनको उन्होंने चुना होता है, वही संसदीय शासन प्रणाली के कार्यकारी मंडल होते हैं। अर्थात देश की शासन व्यवस्था को चलाने का काम करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकारी मंडल पर दोहरा दायित्व होता है। अर्थात दो तरह का उनके ऊपर काम, जिम्मेदारी होती है। दायित्व अर्थात जिम्मेदारी। पहला, कार्यकारी मंडल के रूप में उसे कानून का कार्यान्वयन करना पड़ता है। वो कार्यकारी मंडल होते हैं, अर्थात भारत देश में कौन सा कानून लगेगा उसका उन्हें ध्यान रखना पड़ता है, उन कानूनों को प्रत्यक्ष रूप से लगाना पड़ता है। दूसरा, वे विधानमंडल के भी सदस्य होते हैं, अतः उन्हें विधानमंडल के प्रति दायित्व को भी निभाना पड़ता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल अपने सभी कार्यों और नीतियों के लिए पुनः विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अर्थात प्रधानमंत्री और जो मंत्रिमंडल उनका होता है वो जो भी कार्य करते हैं उनके सभी कार्य विधानमंडल की नीतियों के लिए वे उत्तरदायी होते हैं। मतलब जो भी कार्य वो करेंगे वो सही होना चाहिए। इसका अर्थ है कि यदि मंत्रिमंडल को विधानमंडल के अधीन रहकर ही शासन चलाना पड़ता है, इसलिए संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी शासन प्रणाली कहा जाता है। अर्थात वो जो भी कार्य करेंगे उसका उत्तर उन्हें हमें देना होगा, हमें उनके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी मिलती रहती है। और सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है। किसी विभाग का निर्णय राज्य का निर्णय मान लिया जाता है। इस निर्णय का उत्तरदायित्व संपूर्ण मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व होता है। उसे प्रत्यक्ष रूप में कैसे लाया जाता है यह हम 100 उदाहरण अगले 2 पाठों में देखेंगे। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकारी मंडल विधानमंडल के विश्वास पर टिका रहता है। अर्थात कि विधानमंडल का विश्वास, अगर विधानमंडल को लगता है कि कार्यकारी मंडल का काम सही तरीके से चल रहा है तो ही संसदीय शासन प्रणाली अच्छे से चल सकती है। इसका अर्थ यह है कि जब तक कार्यकारी मंडल को विधानमंडल का समर्थन प्राप्त है तब तक कार्यकारी मंडल अर्थात प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल पद पर बना रहता है। यदि विधानमंडल अथवा संसद को ऐसा लगता है कि कार्यकारी मंडल विधि के अनुसार कार्य नहीं कर रहा, तब संसद अविश्वास प्रस्ताव लाकर कार्यकारी मंडल को सत्ता से निष्कासित कर सकता है। यहाँ पे विधि का अर्थ होता है कानून।
अर्थात यदि उन्हें लगेगा कि जो भी नियम और कानून है उसके हिसाब से सरकार कार्य नहीं कर रही है तो वे तब विधानमंडल कार्यकारी मंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है और ये अविश्वास प्रस्ताव के कारण जो है उन्हें सत्ता से निकाल सकते हैं। और अविश्वास प्रस्ताव नियंत्रण रखने का एक प्रभावी साधन है। संसदीय शासन प्रणाली में संसद अथवा विधानमंडल को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सबसे ज्यादा किसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? संसद और विधानमंडल को। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संसद में आम जनता की अपेक्षाओं को रखते हैं कि जो भी नेता हमारे संसद में जाते हैं वे हमारी जो भी जरूरतें होती हैं उसको वहां पर रखते हैं और लोगों के हितों के लिए क्या करना चाहिए यह संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। संसद लोगों के प्रतिनिधियों का सदन होने के कारण और जनता के सर्वश्रेष्ठ अधिकार को व्यक्त करने के कारण संसद का स्थान श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां पर जो भी नेता जाते हैं उसे जनता ही चुनकर भेजती है और वे हमारी जरूरतों को, हमारी मांगों को वहां तक पहुंचाते हैं और उसके हिसाब से हमें सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसलिए संसद के जो स्थान है वो सर्वश्रेष्ठ है। अतः इस शासन प्रणाली को संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को हमने क्यों स्वीकार किया है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया है और उसके कुछ कारण हैं। ब्रिटिश के शासनकाल में भारत में संसदीय संस्थाओं की निर्मित हुई थी। जब अंग्रेजों का शासन था ब्रिटिशों का, तभी हमने संसदीय शासन प्रणाली बनी हुई थी। ब्रिटिशों ने इस प्रणाली के माध्यम से शासन चलाना भारत में शुरू किया था और संसदीय शासन प्रणाली भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक अभिव्यक्ति है। फलतः इस प्रणाली का भारतीयों को परिचय हुआ था और संविधान सभा में इस प्रणाली पर बड़ी चर्चा भी हुई थी और संविधानकर्ताओं ने इस प्रणाली में भारतीय परिस्थिति के अनुकूल ऐसे परिवर्तन किए हैं। संविधान सभा अर्थात जब संविधान की निर्मित की जा रही थी उस वक्त संविधान सभा बनाई गई थी, उन लोगों ने इस पर काफी चर्चाएं की थी और उसके हिसाब से भारतवासियों के जो हित हैं उसको ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया गया है। संसदीय शासन प्रणाली में चर्चा परिचर्चाओं को बड़ा अवसर रहता है। संसद में सार्वजनिक हितों के प्रश्नों पर चर्चा होती है और इस चर्चा में विरोधी दलों के सदस्य भी सहभागी होते हैं। सही मुद्दों पर शासन को सहयोग देना, शासन की नीतियों अथवा कानून में निहित दोष दिखाना, प्रश्नों को अध्ययन पूर्ण तरीके से प्रस्तुत करना आदि कार्य विरोधी दल कर सकते हैं। इससे संसद को अधिक निर्दोष और सक्षम कानून बनाना संभव होता है। अब हम देखेंगे, अभी तक हमने देखा संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है। अब हम देखेंगे कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या है। शासन चलाने की एक अन्य प्रणाली के रूप में अध्यक्षीय शासन प्रणाली का उल्लेख कर सकते हैं। अमेरिका में ऐसी शासन प्रणाली है और यह प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली से भिन्न है। तो यह अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहाँ पर पाई जाती है? अमेरिका में। और यह संसदीय शासन प्रणाली से अलग है। विधान मंडल से कार्यकारी मंडल निर्लिप्त रहता है और जिसमें कार्यकारी प्रमुख अर्थात राष्ट्राध्यक्ष सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। इस प्रणाली को ही अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहते हैं। अर्थात विधानमंडल से कार्यकारी मंडल निर्लिप्त रहता है और जिसमें कार्यकारी प्रमुख अर्थात राष्ट्राध्यक्ष जो होता है उसको सीधे जनता द्वारा चुनकर लाया जाता है और विधानमंडल और कार्यकारी मंडल विधानमंडल से पूरी तरह से अलग रहता है। इस प्रणाली को ही हम अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहते हैं। शासन संस्थाओं के तीनों अंग इस प्रणाली में एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात चाहे कार्यकारी मंडल हो, विधानमंडल हो या फिर न्यायपालिका, ये तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, परंतु उनके कार्यों में एक सूत्रता रहेगी। इसके लिए आवश्यक पारस्परिक संबंध भी रहते हैं। अमेरिका ने इस शासन प्रणाली का अंगीकार किया है। अंगीकार करना अर्थात इसे स्वीकारना। इस शासन प्रणाली की कुछ निम्न विशेषताएं हैं। पहला है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विधानमंडल और कार्यकारी मंडल सीधे एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। विधानमंडल के एक सदन का चुनाव सीधे जनता द्वारा, तो राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव भी सीधे जनता द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्राध्यक्ष कार्यकारी प्रमुख होते हैं। उन्हें कानून का कार्यान्वयन करने के साथ साथ अन्य अधिकार भी प्राप्त होते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में इस प्रकार की संरचना होने पर भी विधानमंडल और कार्यकारी मंडल एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं।
एक दूसरे पर नियंत्रण रखने से उत्तरदायी पद्धति से शासन चलाया जा सकता है। संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अतिरिक्त अन्य कुछ शासन प्रणालियां फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी आदि देशों में हैं। विभिन्न देश अपनी परिस्थिति के अनुकूल ऐसी शासन प्रणालियों का अवलंब करते हुए दिखाई देते हैं। तो अगले पाठ में हम भारतीय संसद की संरचना, कार्यप्रणाली और भूमिका आदि का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज हमने भारत की शासन प्रणाली के बारे में पढ़ा है। तो आपको यहाँ पे स्वाध्याय के कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसे आपको हल करना है। आपको यहाँ पर दिया है निम्न विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर आपको वाक्य फिर से लिखने हैं। पहला है, संसदीय शासन प्रणाली रिक्त स्थान में विकसित हुई। कहाँ पर विकसित हुई है? इंग्लैंड में। अध्यक्षीय शासन प्रणाली डैश में कार्यकारी प्रमुख होता है, राष्ट्राध्यक्ष। आपको निम्न सारणी पूर्ण करनी है। मंडल का नाम दिया है और उनके क्या कार्य होते हैं। विधान मंडल का कार्य लिखिए, कार्यकारी मंडल का कार्य और न्यायपालिका का कार्य। प्रश्न तीसरा है, निम्न कथन कारण सहित स्पष्ट करो। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया है। दूसरा है, संसदीय शासन प्रणाली में चर्चा और परिचर्चाओं को बड़ा महत्व प्राप्त होता है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखो। उत्तरदायी शासन प्रणाली किसे कहते हैं? दूसरा, अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषताएं स्पष्ट करो। पांचवा प्रश्न है, विरोधी दलों की भूमिका महत्वपूर्ण क्यों होती है, इस बारे में अपना मत लिखो। तो बच्चों, यहाँ पर आपका पाठ पूर्ण हुआ। अब हम मिलेंगे अगले पाठ में। तब तक के लिए धन्यवाद।